भी अगर आप जापान के वीरान पहाड़ पर अकेले चल रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको मदद मांगती बुजुर्ग महिला मिल सकती है। और इस वृद्धा का नाम ओनी बाबा था, जो सदियों पहले की कहानी से है। कहा जाता है कि ओनी बाबा और उसकी गर्भवती बेटी पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे गांव में रहते थे। उस समय उसकी पड़ोसी भी गर्भवती थी और प्रसव के लिए इंतजार कर रही थी, परंतु ओनी बाबा अपनी पड़ोसी से बहुत जलती थी। उसने अफवाह फैलाई कि पड़ोसी का बच्चा उसके असली पिता का नहीं है, बल्कि महिला का किसी और के साथ संबंध का परिणाम है, लेकिन इसमें कोई वास्तविक सामग्री नहीं थी। इसलिए गांव वालों को लगा कि गीपो की ईर्ष्या बहुत अधिक है, और उसका यह तरीका था कि ध्यान पड़ोसी से हटाकर अपनी बेटी पर केंद्रित किया जाए। उस साल के गहरे सर्दियों के महीने में जब भारी बर्फबारी हो रही थी, पास के शहर में रहने वाली बहन ने किसी को भेजा। उसकी नवजात बच्ची बीमार हो गई थी और उसे गुइपो की मदद की जरूरत थी। फौरन गीपो उठकर बहन के घर गई और वहां पहुंचने पर उसने पाया कि बच्चा चल बसा है। यदि तुरंत सही उपचार नहीं मिला तो बच्चा जल्दी मर जाएगा। उसकी बहन ने समझाया कि उसने पूरे शहर के डॉक्टरों से संपर्क किया था, लेकिन लक्षणों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते और उसका बच्चा मरने के लिए बाध्य है। हालांकि उसने कहा कि वह एक छुपा हुआ उपचार जानती है जिससे बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। यह एक बहुत ही खतरनाक उपाय था, क्योंकि इसमें अजन्मे का जिगर चाहिए था। उसकी बहन इस पर स्तब्ध थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बच्चे के लिए उसने उससे अनुरोध किया कि उसे जिगर ढूंढने में मदद करे। उसी रात उसने एक योजना बनाई कि लड़की को मार दिया जाए। वह आधी रात को गांव लौटने के लिए निकल पड़ी। कई घंटों तक बर्फीले तूफान में चलने के बाद वह चुपचाप पड़ोसी के घर में घुस गई। फिर निर्दयता से उसने परिचित लड़की का गला काट दिया और उसके पेट को छोड़कर भ्रूण के साथ वही किया। थोड़ा ध्यान से। लेकिन उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि एक परिचित ताबीज खून से लथपथ बिस्तर की कुर्सी पर पड़ी है। उसकी सोच बदल गई। वह गुस्सा महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि उसकी पड़ोसी ने बेटी का ताबीज चुरा लिया है। जब रात में बर्फीले तूफान के दौरान तेज हवा से गुइपो के घर की छत उड़ गई, तो उसकी पड़ोसी ने उसकी बेटी को बचाया और उसे अपने घर ले गई। उस समय गुइपो पागल हो चुकी थी। उसने दुख और पश्चाताप में अपनी जान गंवा दी, नहीं तो वह गुइपो का अगला शिकार बन सकती थी। ये एक साल गर्मियों की छुट्टियों में मैंने पसंदीदा लड़की शान के साथ पहाड़ पर जाने का प्लान बनाया, ताकि कुछ वर्णनातीत बातें करने का मौका मिल सके। मैंने स्वाभाविक रूप से उसे बड़े पहाड़ की गहराई में ले जाने की कोशिश की। और अनजाने में हमें एक छोटा रास्ता मिला, जहां एक बंजर सी इमारत थी। इमारत के सामने अजीब तरल पदार्थ भरा हुआ था। हमने इमारत के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर सब टूटा फूटा था और सड़ांत की गंध फैली हुई थी। हमने दूसरे माले पर बहुत सारे लोहे के ड्रम और कुछ बिखरे हुए कपड़े भी देखे। जब मैं जाने का इरादा कर रहा था, शान ने अचानक मुझे पकड़ लिया और मैंने उसकी इशारे की दिशा में खिड़की से बाहर देखा कि नीचे एक आदमी खड़ा है। उसके हाथ में एक साधारण वर्जन की समुराई तलवार है। चेहरा खून से लथपथ है और वह आसमान की ओर देख रहा है। उसके होंठों पर विचित्र मुस्कान है। अचानक उसने हमारी ओर मुड़कर देखा, फिर हमारी दिशा में दौड़ने लगा। हम दोनों स्तब्ध रह गए। शान ने मुझे खींचा और हम दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए। वह आदमी भी दिशा बदलकर हमारा पीछा करने लगा। हम लगातार दौड़ते रहे, आखिरकार छोटे कस्बे में लौट आए। शान के बड़े भाई ने उस आदमी को सफलतापूर्वक डरा दिया और हम भी आखिरकार बच गए। उस बार हम दोनों उन अनजानी तरल पदार्थों के अवशेष बनते बनते रह गए। चीनी उपशीर्षक प्रदान करता है। मेरी दादी हैं, आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते, पर वो 60 से ज्यादा की है। उनकी त्वचा बहुत ही अच्छी है और चेहरा बहुत जवान दिखता है। मैं लगभग हर दिन उनकी त्वचा की तारीफ करता हूँ और बहुत ईर्ष्या करता हूँ, जब तक एक दिन उन्होंने मुझे एक डरावनी कहानी नहीं सुनाई। आगे मैं आपको अपनी दादी की पहली व्यक्ति दृष्टिकोण से उनकी जवानी की एक कहानी बताऊंगा। जब मैं युवा थी, मैंने एक धनी परिवार के घर में कुछ समय के लिए नौकरानी का काम किया था। इस घर में कुल 5 नौकरानियां थीं और मैं सबसे छोटी थी। मैं पहले दिन गई तो मुझे कुछ अजीब लगा। इन नौकरानियों की त्वचा बहुत ही पीली थी। वे कुछ नौकरानियां हर दिन काम करते करते अचानक बेहोश हो जाती थीं। कोई भी जान सकता था कि उनके साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है, पर आखिर क्या हुआ था? मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन सभी लोग चुप हो गए। मुझे कोई बताने को तैयार नहीं था। एक दिन घर की मालकिन ने मुझे बुलाया कि मैं उन्हें स्नान में सहायता करूं। नौकरानी होने के नाते मुझे निश्चित रूप से मालिक के आदेश का पालन करना था। मैं उनके साथ बाथरूम में गई। जैसे ही मैं अंदर गई, मैं आश्चर्यचकित रह गई और लगभग डर से गिर पड़ी। देखा कि वह खून की लाल रंग की तरल से भरी एक बाथटब में स्नान कर रही थी। बाथरूम में खून की गंध फैली हुई थी, जो बहुत ही घृणित थी। वह चेहरा जैसे कि एक लड़की का हो, त्वचा कसी हुई, चिकनी और चमकदार सफेद। फिर उसने मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा,
देखकर कि मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने एक हाथ से मुझे पकड़ लिया और सिरिंज की सुई मेरी गर्दन पर रखकर कहा, क्या तुम मुझे नहलाने के लिए दुगुनी तनख्वाह चाहती हो या फिर आज यहीं पर अपनी जान गंवाना चाहोगी? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मुझे सहमति देनी पड़ी। बाद में मैं भागने के बारे में सोचने लगी, लेकिन मैं उस वजनदार इनाम को ठुकरा नहीं पाई क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी और कहीं और मुझे इतना पैसा नहीं मिल सकता था। अंततः मैंने उसे नियमित रूप से रक्तदान देना जारी रखने का निर्णय लिया ताकि वह उस रक्त से स्नान कर सके। उसने मुझे यह भी बताया था कि वह अकेला ऐसा करने वाला नहीं है, बल्कि कई अमीर घरानों की महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल करने और हमेशा युवा दिखने के लिए स्नान का तरीका अपनाती हैं। लेकिन अचानक एक दिन वह बाथटब में मरा हुआ पाया गया। पुलिस ने जब उसे खोजा तो देखा कि उसके सिर्फ सूखे आंकड़े की तरह शरीर बचा है। शव सड़ चुका था और नीला पड़ गया था। शरीर में एक बूंद खून नहीं था, सारा शरीर छेदों से भरा हुआ था। ये समझना मुश्किल नहीं था कि वे सब सच में थे। ये विचित्र घटना एक अनसुलझा मामला बन गई, लेकिन वास्तव में मुझे उत्तर मालूम है क्योंकि मैं वह अंतिम व्यक्ति हूँ जिससे उसने मरने से पहले मुलाकात की थी।